मेरे थाने में मेरे साथ चलो, चौकी पे चलो, तहसीलदार के पास चलो, पटवारी के पास चलो, बिजली के ऑफिस में, पानी के ऑफिस में, डीसी साहब के पास, एसएसपी के पास, मैं हर जगह खड़ा हुआ हूँ। डीसी के इंतखाबात में आप ये भी तो कर सकते कि चलिए ये मामा जी को करने दीजिए डीडीसी। देखिए, मामा जी के ख़िलाफ़ मैं नहीं खड़ा हुआ हूँ, मामा जी मेरे ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं और उन्होंने एक महाज खड़ा किया मेरे ख़िलाफ़। उन्होंने मुझे कहा कि ये सियासत मेरी विरासत है, ये मैंने देखना है कि क्या करना है, यहाँ से पीडीसी में खुद कंटेस्ट करूँगा। आदाब। डीडीसी के इंतखाबात और रजौरी पुंछ का इलाका, और रजौरी पुंछ के इलाके की ख़ास बात यह है कि बहुत सारे खानवादे इन इंतखाबात में उतरे हैं, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। मेरे साथ इस वक्त जावेद चौधरी हैं। जावेद चौधरी भी एक ऐसे खानवादे से आते हैं जिस खानवादे का एक हिस्सा सियासी है, लेकिन जिस घर से ये आते हैं सियासत में इनकी पहली एंट्री है। जावेद साहब, आपका खैर मकदम। शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले आपके एक भाई तो आईएएस अफसर हैं जी, दूसरे जो हैं वो सहाफ़ी हैं जी जी। तो आप सिविल सर्वेंट बन सकते थे, आप आईएएस ऑफिसर बन सकते थे, आप भी मेहनत करके जो है जी वहाँ उन सरकारी कुर्सी के ऊपर बैठ सकते थे। तो आपने क्यों ये तय किया कि आप सरकारी कुर्सी पे नहीं बल्कि उस कुर्सी पे बैठेंगे जिस पे बैठना ज़रा मुश्किल काम है? जी, उसमें यह है कि मैं अपना बिज़नेस वगैरह कर रहा था, पढ़ाई लिखाई ख़त्म करने के बाद एक हादसा ज़िंदगी में ऐसा आया कि जिसकी वजह से मुझे इस फील्ड में आना पड़ा, या मैं आ गया। 2018 में, यानी 2 साल पहले मेरे वालिद साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। गांव के लोगों ने उनको लाया था कि भाई हमारा एरिया लावारिस है, तो आप यहाँ पे आओ, तो हमारी रहनुमाई करो। तो जब वो गांव में पहुँचे तो उनकी हार्ट अटैक से वफ़ात हो गई जी। मैं उनके साथ था। उससे पहले मेरी बड़ी शाहाना ज़िंदगी थी, मैं जम्मू में आराम से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहा था। मेरी फैमिली भी जम्मू में सेटल थी, बिज़नेस भी वहाँ था। तो फिर मेरे पास 2 ऑप्शन थी, या तो मैं उनको दफना के अपना बैग पैक करके वापस चला जाऊँ और अपनी आरामदेह ज़िंदगी जो है उसको कंटिन्यू करूँ। दूसरी ऑप्शन थी कि जो मेरे वालिद साहब का मिशन था जिसके लिए वो आए थे, मैं उसको कंप्लीट करूँ। ठीक। तो फिर मेरे वालिद साहब की वफ़ात के तकरीबन 21 दिन बाद इलेक्शन था। तो मैं तब तक 21 दिन तक मैंने कोई आंसू नहीं बहाया। मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, बड़े प्यार से लोगों ने मुझे सरपंच बनाया। फिर चलता रहा, कुछ महीनों के बाद 370 टूट गया। स्टेट के हालात ख़राब रहे। तो उसके बाद डीडीसी इलेक्शन हुआ, बीडीसी इलेक्शन हुआ, ब्लॉक डेवलपमेंट का। तो जो पंच सरपंच या इलाके के लोग थे, उन्होंने कुछ उम्मीद की किरण देखी, तो उन्होंने खुद ही मुझे खड़े कर दिया बीडीसी के लिए, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। जी, और एक बड़ी थम्बिंग मेजॉरिटी से उन्होंने मुझे बीडीसी में इलेक्ट किया। बीडीसी में आने के बाद 1 अप्रैल को हमें जो ऑफिस चेयर और पावर मिली है, क्योंकि 31 मार्च से पहले जो है वो पिछला प्लान था, उसमें हमारा कुछ था नहीं। ठीक। तो जैसे 1 अप्रैल को हमें ऑफिस वगैरह मिला, लेकिन 23 मार्च से ही लॉकडाउन था। 4 महीने लॉकडाउन रहा, गवर्नमेंट ऑफिस बंद रहे। उसके बाद ये 4 महीने जो गुजरे हैं, मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन मैं पब्लिक के साथ खड़ा रहा हूँ। अपने जो पंच हैं, सरपंच हैं, या कोई भी मेरे पास आया है जिसने कहा कि जी मेरे थाने में मेरे साथ चलो, चौकी पे चलो, तहसीलदार के पास चलो, पटवारी के पास चलो, बिजली के ऑफिस में, पानी के ऑफिस में, डीसी साहब के पास, एसएसपी के पास, मैं हर जगह खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, जैसे जावेद साहब आपने कहा कि आप हर जगह खड़े हुए हैं। अब मामला ये है कि एक तरफ आपके मामा जी हैं जी, और दूसरी तरफ आप हैं जी। एक तरफ मामा जी की अहलियाँ हैं जी, दूसरी तरफ आपकी अहलियाँ हैं जी। तो जानना चाहूँगा कि आप अपने मामा जी के ख़िलाफ़ जो है इंतखाबात में उतरे हैं, ये डीडीसी के इंतखाबात में। आप ये भी तो कर सकते कि चलिए ये मामा जी को करने दीजिए डीडीसी। देखिए, मामा जी के ख़िलाफ़ मैं नहीं खड़ा हुआ हूँ, मामा जी मेरे ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं और उन्होंने एक महाज खड़ा किया मेरे ख़िलाफ़। मेरे और उनके बड़े अच्छे रिलेशन थे जब तक कि इलेक्शन अनाउंस होता। जैसे इलेक्शन अनाउंस हुआ, वो अचानक से ही उन्होंने महाज खड़ा कर लिया मेरे ख़िलाफ़। अच्छा। मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं खड़ा हुआ। अच्छा, मतलब सुनने में ये आ रहा है कि 3-4 दिग्गज जो है एक साथ एक नई जो सियासी पौध है उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड इस इलेक्शन की बता दूं। जब ये कॉन्स्टिट्यूंसीज की डिलिमिटेशन हुई तो उसमें मामा जी ने कुछ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई, तो कुछ उन्होंने ऑब्जेक्शन जो उसमें फाइल वगैरह किए,
जो 3-4 पंचायतें थी जमोला की जो पीडी के साथ लगी थी, तो वो उन्होंने फिर वापस कोटरंका के साथ लगवाई क्योंकि वो फेवरेबल एरिया उनके लिए नहीं था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे एक पब्लिक का प्रेशर भी है कि आपको डीडीसी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, आप जो पीडी है यहाँ से आप खड़े हो जाएं। तो एक जो ब्लॉक लेडीज़ के लिए रिजर्व होना था तो वो उन्होंने कोटरंका के लिए प्रपोज किया। तो जब वो होगी डिलिमिटेशन रिजर्वेशन आ गई तो मैंने उनसे कहा कि जी अब मैं पीडी से कंटेस्ट करूँगा। उन्होंने कहा था कि हाँ आप करना, तो अगर मेरा भी कोई कैंडिडेट होगा पार्टी का तो मैं साइलेंट रहूँगा। ठीक। तो फिर जब मैंने तैयारी की तो उन्होंने मुझे कहा कि ये सियासत मेरी विरासत है, ये मैंने देखना है कि क्या करना है, यहाँ से पीडी से मैं खुद कंटेस्ट करूँगा। अच्छा। उन्होंने ये बात बोली तो फिर मैं अपनी माँ से दुआ करा के तो अपने लोगों के पास आ गया, अपने साथियों के साथ उनसे मशवरा किया। पहले मैं कोटरंका में गया, वहाँ जो मेरे साथी थे उन्होंने कहा कि ठीक है, इस सीट पे भी आपको कंटेस्ट करना पड़ेगा। ठीक। क्योंकि आप हमें बेसहारा छोड़ के नहीं जा सकते। तो फिर मैंने एक बड़ा फैसला लिया। मैंने अपनी बीवी की नौकरी छुड़ाई और उसको वहाँ से मैंने कोटरंका से कंटेस्ट करने के लिए कहा उसको। ठीक। तो पीडी से मैं खुद कर रहा था। फिर जुल्फ़िकार साहब आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं जी पीडी से मैं खुद करूँगा। अच्छा। फिर जब आके उन्होंने देखा कि जो बीज उन्होंने बोया है वो फसल अभी तैयार ही नहीं है, तो फिर उनको यहाँ से भागना पड़ा। तो उन्होंने मेरी मामी जी को वहाँ से फील्ड किया मेरी बीवी के अगेंस्ट, और यहाँ पे उन्होंने सपोर्ट दे दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लियाकत वकील एडवोकेट हैं यहाँ पे। हाँ, जो बड़ी बार 3-4 बार लड़े भी हैं और हारे भी। हाँ, यानी 40 साल के जो दुश्मन थे उन्होंने मेरे खिलाफ हाथ मिला लिया पीडी नाला में, और लियाकत एडवोकेट साहब के बेटे को उन्होंने सपोर्ट दी है। तो अब वो यहाँ पे और कोटरंका में जो 4 लीडर मेरे खिलाफ इस वक्त इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मुझे ये बताइए जावेद साहब, 4 लीडर आपके खिलाफ खड़े हो गए, ऐसा क्या है डीडीसी में? मैंने पूरा कानून पढ़ा है, उस कानून में तो पंचायत के लेवल पर जो काम एक ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को करना है वही काम वो करेगी, उसके ऊपर भी एक बाज़ाब्ता कमेटी होगी। बिल्कुल, प्लानिंग कमेटी होगी, जिस प्लानिंग कमेटी का चेयरपर्सन एमपी होगा और वाइस चेयरपर्सन जिसका एमएलए होगा। तो यानी जुल्फ़िकार साहब की अगर सियासत को देखा जाए तो उसे तो कोई बड़ा खतरा है नहीं। वो तो अगर इस तरीके से इन इंतखाबात को देखते हैं, आखिरकार वजह क्या है, इतनी परेशानी क्यों है, इतने 4-4 लोग खड़े क्यों करने हैं, आपको क्यों नहीं आगे आने देना? बेसिकली जो ये ट्रेडिशनल लीडर हैं ये किसी नए चेहरे को, नए फेस को नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि कोई आए जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए काम करे, क्योंकि लोगों के जो मसाइल हैं वो लोअर लेवल के हैं और इनका लेवल बहुत हाई है। ठीक। ये उस छोटे काम के लिए फील्ड में, कहीं उनको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलों के बनने से, मुकम्मल तौर पर डिसेंट्रलाइजेशन होने से जो एक ताकत एमएलए की हुआ करती थी वो ताकत कम हो जाएगी? कहीं उस ताकत का खौफ तो नहीं, कम होने का खौफ तो नहीं है? ये तो खौफ तो नहीं है कि आने वाले वक्त में ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कहीं जावेद चौधरी को एक प्रोबेबल कंटेंडर के तौर पर खड़ा ना कर दे? उसके लिए नहीं है, इनको ये है कि यहाँ पे जो है ठेकेदारी सिस्टम है। यानी एक नाले में 4 बंदे हो गए, कोई एक नगरोटा में इनका ठेकेदार आ गया, एक कोटदाड़ा में आ गया, एक परोड़ी में आ गया, 2 पीछे वाले नाले में आ गए। पब्लिक की आवाज़ नहीं सुनी जाती, वो जो ठेकेदार के थ्रू काम होता है। और ठेकेदार ही एक विसल मारता है तो लोगों को इकट्ठे करके जलसे करवा देता है, वही वोटिंग करवा देता है। फिर पब्लिक को पूछा नहीं जाता, पब्लिक को इज्जत नहीं दी जाती, अवाम को इज्जत नहीं दी जाती। मैंने 4 महीने में कोई बड़ा तीर नहीं मारा, सिर्फ लोगों को इज्जत दी है, प्यार दिया है, और आज रिटर्न में वही प्यार मुझे मिल रहा है। आपकी उम्मीद और तवक्का क्या है? एक तरफ से जहाँ से आपकी बेगम खड़ी हैं और आप खुद खड़े हैं, इस वक्त इन दोनों टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज की पोजीशन क्या है? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से अभी तक मुझे ये कंपटीशन में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी तक मुझे कंपटीशन में दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारी बहुत अच्छी पोजीशन ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, असर रसूख का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें पैसा, अंधाधुंध पैसा बहाया जा रहा है। एजेंट, हर पंचायत में एजेंट अपॉइंट किए गए हैं, उनको पैसे दिए गए हैं पैसा पंप करने के लिए। ठीक। लेकिन उसका भी मुझे मुझे बेनिफिट मिल रहा है कि जहाँ जहाँ पब्लिक को पता चल रहा है कि ये 2 एजेंट आ गए हैं, इन्होंने पैसा खा लिया है, पब्लिक उनसे भाग के मेरे पास आ रही है। अच्छा, ये इस वक्त की सूरत ये सूरत हाल है। अंधाधुंध पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। जहाँ सब क्या मानेंगे कि
डीडीसी के इंतखाबात में पावर की डिसेंट्रलाइजेशन की बात थी, और ये वो तमाम पार्टियां हैं जिन पार्टियों ने ये कहा था जब तक स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होगी, उस पार्टी से जुल्फ़िकार साहब आते हैं जी। उनकी प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि जब तक स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होगी तब तक मैं ना तो हिंदुस्तान का झंडा उठाऊंगी जी। और ना ही मैं किसी और पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लूंगी। जी। जुल्फ़िकार साहब करीबी माने जाते थे महबूबा मुफ्ती के, सबसे करीबी साथियों में से वो थे। क्या ये सियासी मौका परस्ती है कि इनको लगा कि पीडीपी का अब ग्राफ तो डाउन हो गया, आइए मैं अपनी पार्टी में चला जाता हूँ? ये बड़ी एक इमोरल सी सियासत है इन लोगों की। जैसे पहले उन्होंने महबूबा मुफ्ती जी को धोखा दिया, वो उनको छोटा भाई बोलती थी कि जुल्फ़िकार मेरा भाई है, और नेक्स्ट टू चीफ मिनिस्टर वही थे। बिल्कुल ताकतवर इतने थे, ताकतवर थे। और जुल्फ़िकार साहब ने 15 दिन पहले कोटरंका के अंदर एक स्पीच की थी। उन्होंने कहा था मेरे साथ इलेक्शन कोई क्या कंटेस्ट करेगा, मैंने मियाँ बशीर को 3 इलेक्शन हराए हुए हैं। पार्टी में लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, जुल्फ़िकार के जूते को परवाह नहीं है। आज जिस गली में जिस घर में मेरी बीवी जा रही है, पीछे पीछे जुल्फ़िकार साहब वहाँ कंपेन करते जा रहे हैं। और लियाकत एडवोकेट साहब जो 30 साल तक एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं, और उन्होंने हाथ मिला लिया। अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रही है और अपनी पार्टी को बीजेपी सपोर्ट कर रही है, यानी इनडायरेक्टली नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बीजेपी सपोर्ट कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी और बीजेपी का अलायंस जो है वो इस खित्ते में देखने, क्योंकि ये तो सबको पता है कि बीजेपी की पार्टी कौन सी है, अपनी पार्टी। जब 2 चीफ मिनिस्टर, 150 एमएलए एमपी, फार्मर एमएलए और एमपी और लीडर जो हैं जेल में थे, तो अपनी पार्टी ने 370 टूटने का जश्न जाके दिल्ली में मनाया था। वो जाहिर सी बात है बीजेपी की ही पार्टी है, अपनी पार्टी, और अपनी पार्टी एनसी को सपोर्ट कर रही है पीडी नाले में। और जहाँ तक बात है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट की, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट नहीं है, वो मियाँ अल्ताफ़ या मियाँ बशीर साहब का जो है कैंडिडेट नहीं है, वो चौधरी जुल्फ़िकार का कैंडिडेट है, अपनी पार्टी और बीजेपी का सपोर्टेड कैंडिडेट है। यानी जुल्फ़िकार साहब बीजेपी की हिमायत से इंतखाब लड़ रहे हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में? बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ठाकुर पूरन सिंह साहब उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए कितनी इमोरल सियासत है। चौधरी जुल्फ़िकार साहब ने बुद्धल से एक अपनी कैंडिडेट खड़ी की है, बाजी असलम साहब है उनकी सिस्टर, लेकिन 2-4 दिन पहले ठाकुर पूरन सिंह साहब का अपने जो वर्कर्स हैं उनको कोटरंका में मैसेज आया है कि आपने जुल्फ़िकार की सपोर्ट करनी है। उसके एवज में जुल्फ़िकार साहब बुद्धल में ठाकुर पूरन सिंह साहब की सपोर्ट करेंगे, उनके कैंडिडेट की करेंगे, और अपने कैंडिडेट को उन्होंने छोड़ दिया है वहाँ पे। सिमिलरली इकबाल मलिक साहब ने भी मैसेज दिया है अपने वर्कर्स को कि आप जुल्फ़िकार की सपोर्ट करें, यानी मेरी मामी की। तो उसके एवज में जुल्फ़िकार साहब अपने ये मलिक साहब की सपोर्ट करेंगे दरहाल में। और आपसे जाहिर से भी जानना चाहूँगा, फिर मोरालिटी के लेक्चर 2-4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे थे जी, कह रहे थे ये गुपकार गैंग जो है जी, ये गैंग हमारे खिलाफ इकट्ठी हुई है। तो समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि गैंग एक दूसरे के साथ मिली हुई है, गैंग के साथ तो पूरा तालमेल है। बिल्कुल तालमेल है, इनका आपस में तालमेल है। और मुझे यही टारगेट किया जा रहा है क्योंकि इनके पास एक बीजेपी की पार्टी के प्रेसिडेंट है रविंदर रैना, वो मेरे क्लासमेट हैं, हम कभी 20 साल से मिले नहीं। तो 20 साल के बाद ये हमारे एरिया में कुछ किलिंग्स हो गई थी, तो हम कुछ अथॉरिटीज से मिले, उनसे बात की कि इस केस में इंसाफ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ जी इंसाफ तो हमें पता, बच्चे इनोसेंट थे, मारे गए, इंसाफ मिल सकता है, लेकिन इसमें बीजेपी का जो स्टैंड है वो अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो उस बैकड्रॉप में मैं रविंदर रैना से मिला, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि इसमें आप इंसाफ में हमारी मदद कीजिए। तो फिर 2 दिन के बाद बीजेपी ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि हाँ जी इस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, बच्चों की डेड बॉडीज वापस आई, फिर एलजी साहब आए, हम उनको लेके उनके घर गए। ये 30 साल की कन्फ्लिक्ट हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है बिल्कुल कि एक स्टेट का हेड ऐसे किसी फैमिली से जाके मिला है। कुछ दिन बाद मुझे रविंदर रैना की कॉल आ गई कि मैंने आपके गांव में आना है। तो मैंने कहा जी मेरे गांव में आ पाओगे, अभी हमारे मकान का काम शाम चल रहा है, आप राजौरी में मिलो। उन्होंने कहा नहीं जी, जहाँ पे वो आपने मेरे से हेल्प सीख की थी उन फैमिलीज से मिलना है मुझे। दिल्ली से जो है मैसेज आया कि आपने वहाँ पे उनको मिलना है और उन फैमिलीज़ को कोई मैसेज ड्रॉप करना है, आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो इस एरिया के, आपके थ्रू करना है। तो मैं उनके साथ गया। रास्ते में मेरे कुछ 3 क्लासमेट थे बचपन से जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं, उनके घर हम बैठे। तो रविंदर रैना मेरा क्लासमेट है, रविंदर रैना जी इकट्ठे कॉलेज में पढ़े हुए हैं। हमने वहाँ चाय का कप पिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी एक पिक्चर लेनी है आपके साथ। वो पिक्चर ली, तो उन्होंने वो फेसबुक पे डाली कि रीयूनियन आफ्टर 20 ईयर्स।
अब जुल्फ़िकार साहब उस पिक्चर को वायरल कर रहे हैं, मुझे कहते हैं कि ये बीजेपी का कैंडिडेट है। अच्छा, और खुद बीजेपी का और खुद साथ बीजेपी लिए की उन्होंने। सपोर्ट और बीजेपी की सपोर्ट के साथ कंटेस्ट कर रहे हैं। हम्म। तो ये एक इमोरल किस्म की सियासत कर रहे हैं लोगों को डिवाइड करने के लिए। अच्छा जावेद साहब, इसमें 15 दिन के लिए हम हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, गुज्जर भी हैं, पहाड़ी भी हैं, कश्मीरी भी हैं, लेकिन 15 दिन के बाद सभी लोग उसी धूल में फेंक दिए जाएंगे, फिर कोई नहीं पूछेगा। जावेद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस वक्त जो हैं सरपंच बने और सरपंच बनने के बाद बीडीसी के चेयरमैन बने, आपका लोगों के साथ ताल्लुक वास्ता है। सबसे पहले एज डीडीसी चेयरमैन क्या कुछ आपके जहन में है जो आपके पास पिक्चर है कि ये तो मेरे इलाके के लोगों की प्रायोरिटी है, ये सबसे पहले मैं करूँगा? देखिए, आप यहाँ से राजौरी से अगर दरहाल, थन्ना मंडी, पंजाकोट और नौशहरा, सुंदरबनी के एरिया में जाओगे, आप देखना कितनी डेवलपमेंट है। हर घर में आपको कोई डॉक्टर मिलेगा, इंजीनियर मिलेगा, प्रोफेसर मिलेगा, केएस ऑफिसर्स मिलेंगे। लेकिन हमारे आप खांडल एरिया से लेके बुद्धल तक जाओ, सड्डा तक जाओ, खवास तक जाओ, आपको बंजर एरिया मिलेगा। किसी घर में कोई आपको पढ़ा लिखा या कोई ऑफिसर नहीं मिलेगा। अगर कोई 2-4 लोग पढ़ गए हैं, किसी मुकाम पे पहुँचे हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास असासा था, शहरों में निकल आए तो किसी मुकाम पे पहुँच गए। क्योंकि लीडरशिप क्राइसिस है। ठीक है। क्योंकि ये लीडर ने देखना है कि उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले जो बेसिक प्रायोरिटी है वो एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक। आज जिस गांव से जुल्फ़िकार साहब तल्लुक़ रखते हैं, वो 2 चीज़ों के लिए मशहूर है। ठीक। एक चौधरी जुल्फ़िकार साहब के लिए मशहूर है कि वो वहाँ से मंत्री थे जी। दूसरा लेबर के लिए। जब सुबह गाड़ी आती है यहाँ पे राजौरी में पांजा चौक पे, तो उससे लेबर उतरती है तो लोग पूछते हैं कहाँ की लेबर है, तो लोग कहते हैं जी तराला की लेबर है। तराला गांव जुल्फ़िकार साहब का गांव है। ग्रिफ में कहाँ की लेबर है जी? तराला की। किसी का लैंडर पड़ रहा होता है जी, कहाँ की लेबर है? तराला की। अगर जुल्फ़िकार साहब ने उनके हाथ में पेन दिया होता, उनके लिए कुछ किया होता, तो आज वो केएस ऑफिसर होते, वो कोट पैंट टाई पहन के उनके साथ बैठे होते और आज इलेक्शन वो कंटेस्ट करा रहे होते और जुल्फ़िकार साहब जम्मू आराम से बैठे होते। ठीक। इसलिए बेसिक चीज़ जो है एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत है। जी। लोगों को दबा के रखा हुआ है। हेल्थ केयर का क्या हिसाब है? सिर्फ सभी जो लीडर हैं उनकी किसी की भी एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है। हेल्थ केयर का क्या हेल्थ केयर का, अस्पतालों का क्या सूरत वो भी मैं बताता हूँ। पहले एजुकेशन का मैं आपको बताऊँ कि हमारी प्रायोरिटी है एजुकेशन। हमने हर जगह वादा किया कि हम 5 पंचायतों के क्लस्टर पे एक मॉडल स्कूल बनाएंगे जो 8वीं क्लास तक होगा और उसमें एजुकेशन जो है एट पार विद दिल्ली या जम्मू होगी। जब एजुकेशन होगी 10 साल के अंदर ही देखना कैसे जो है ग्राउंड की जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक। और जो एग्जिस्टिंग स्कूल हैं, हर पंचायत में 2 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा। ठीक। स्मार्ट स्कूल मीन्स कि उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एट पार विद बेस्ट जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके मुताबिक बनाया जाएगा। हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है वो एजुकेशन है। जब एजुकेशन आएगी लोगों को अपने हकूक़ का पता चलेगा, वो अपने हक के लिए लड़ सकेंगे और अपने जो हकूक़ हैं उनको हासिल कर सकेंगे। ठीक। दूसरा है हेल्थ केयर। जी। जब मेरे वालिद साहब की वफ़ात होगी तो मैंने उनको हार्ट अटैक हुआ, तकरीबन 1 घंटे तक उनको तकलीफ़ रही। तो मेरी सिस्टर जो है वो डॉक्टर है, मैंने उसको कहा कि क्या करें। उसने कहा कि एक एस्प्रिन की टेबलेट कहीं से मुहैया करके इनको दो। हमें गांव में एस्प्रिन की टेबलेट एस्प्रिन की टेबलेट नहीं मिली। बिल्डिंगें बनी हैं, कुछ जगह प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की बिल्डिंग्स हैं, लेकिन स्टाफ नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, मेडिसिन नहीं है। यानी लोग लाइलाज जो है मरते जा रहे हैं। बेसिक 2 चीज़ें हैं वो इन पे काम करने की ज़रूरत है। और एक पानी का भी क्राइसिस है। जब मैं बीडीसी चेयरपर्सन बना तो जहाँ मैंने विज़िट की तो पानी का क्राइसिस देखा गया। तो फिर उसको मैंने टेकअप किया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अजीत साहू साहब थे तब सेक्रेटरी PHE, उनसे मिला। उन्होंने यहाँ से रिपोर्ट वगैरह मांगी तो उन्होंने कहा जी इन पंचायतों में जो है स्कीम क्लोज़ है, यानी फाइलों में पाइपें लग चुकी हैं लेकिन ग्राउंड पे नहीं है। तो फिर उन्होंने 4 ब्लॉक की जो है जल जीवन मिशन में, हमारे 19 ब्लॉक में से 4 जल जीवन मिशन में आए राजौरी में, जिनमें हमारा कोटरंग का ब्लॉक है। और उसमें कोई 54 करोड़ रुपए जो है रिलीज़ हो चुके हैं। कुछ पंचायतों के टेंडर हो गए हैं और हो रहे हैं। और 30 जुलाई से पहले जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, जो हमारा फर्स्ट मिशन था इंशाल्लाह, जिसकी तरफ हमने कदम बढ़ाया था, 30 जुलाई से पहले हर घर नलके से जो है जल पानी मिलेगा। आपसे जानना चाहूँगा कि सड़कों की सूरत हाल क्या है, क्योंकि अगर मैं ठीक तरीके से मुझे याद है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के में जब चौधरी जुल्फ़िकार हुआ कर, मैं इस चौधरी जुल्फ़िकार का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं जी। 2002 से लेकर 2008 तक PDP कांग्रेस की हुकूमत थी। 2014 से लेकर 2017 तक, 2018 के अवाइल तक
पीडीपी बीजेपी की हुकूमत थी, जी। जिसमें एक पावरफुल मंत्री थे चौधरी जुल्फिकार। जी इसका मतलब लगभग अगर तखमीना लगाना हो तो 9 साल का तखमीना है। जी। इस 9 साल में कितनी सड़कें ऐसी हैं जो इन इलाकों की बनी हैं जिस इलाके में खुद चौधरी साहब रहते हैं? देखो, जो सड़कें बनना है वो एक कोटा आता है पीछे से, जैसे PMGSY का है या CRF का? हाँ, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त PMGSY का 40 किलोमीटर का ही आया है कि 40 किलोमीटर रोड पूरे डिस्ट्रिक्ट में बनेगी। जी ठीक। उसमें जो मेरे ब्लॉक का शेयर है उसमें 2 सड़कें आएंगी, तो वो एक रूटीन प्रोसेस है, ठीक है। तो उसमें वो बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, वो उस पैरामीटर को देखते हैं, उसमें जो रोड फॉल करती है वो रोड बनती है। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोड अभी तक नहीं बनी कि जिसको हम क्रेडिट दें कि हाँ जी ये फलां लीडर टूरिज्म ने। के मैप पर कितना कुछ रजौरी में पिछले इन जितने भी धुरंधर रहे हैं रजौरी में, कितना कुछ टूरिज्म के मैप पर इन लोगों ने पहुंचाया है? टूरिज्म के मैप पे देखो, विजन की कमी है, विजन नहीं है, इस एरिया में काम किया नहीं गया। ठीक। तो यहाँ पे कुछ 2-3 साल पहले मेरे ब्रदर जब यहाँ पोस्टेड थे, उन्होंने 1-2 जो पार्क हैं उनका काम शुरू करवाया था, तो उनकी ट्रांसफ़र के बाद वो काम सारे ठप पड़े हुए हैं। ठीक। मैंने सड़क का भी बड़ा बुरा हाल देखा कि जो अंदर की सड़कें हैं रजौरी शहर की बात कर रहा मैं, हालांकि ये आपके उसमें दायरे कार में नहीं आता, लेकिन थोड़ा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इस इलाके के रहनुमा रहबर रहे हैं, हालांकि इस इलाके की एक अपनी तारीख है, किसने कभी किसी को दूसरा मौका नहीं दिया, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा क्या वजूहात रही हैं? प्रायोरिटीज़ ये है कि भी जो जब लीडर कोई बनता है तो उसका फिर फोकस दूसरी तरफ चला जाता है, अपनी डेवलपमेंट की तरफ चला जाता है, वो आवाम की तकलीफ़ को नहीं देखता है, परेशानी को नहीं देखता है। आप कांडल ब्रिज से कोट तेरा पीढ़ी चले जाओ, अगर कोई बच्चा बाइक पे स्कूल आ रहा होता है, कॉलेज आ रहा होता है, तो डस्ट से उसकी शक्ल ही का पता नहीं चलता, कि पहचाना ही नहीं जाता। तो इन लोगों की प्रायोरिटीज़ ये चीज़ें नहीं रही हैं, लिहाजा हमारा मिशन है कि हम इन चीज़ों पे काम करेंगे। आखिर में जावेद साहब आपसे, आप अगर 1-2 मिनट में कोई बात अपने इलाके के लोगों को, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कहना चाहेंगे, जो आपका वादा होगा और हम आपको इस वादे को याद कराएंगे जब आप DDC के इंतखाबात में आपकी जीत के बाद आपको याद कराएंगे 2 साल बाद, 3 साल बाद, ये वादे आपने किए थे और ये ज़मीनी सूरत हाल है। जी, हमारा यही वादा है कि सबसे पहले एजुकेशन, जो मैंने आपको बताया है, हमारा एजुकेशन पे फोकस होगा, स्कूलों की इम्प्रूवमेंट करेंगे, और पानी। लेकिन मेरी गुजारिश ये रहेगी, क्योंकि आपकी ज़ुबान गोजरी है और ज़्यादातर लोग मुझे लगता है उसी ज़ुबान को समझते हैं, अगर उसी ज़ुबान में बात करें तो हमारा लोगों नाल यही बात है कि जो तालीमी निज़ाम है इस नाम सुधारांगा, और लोगों की जो मुश्किलात हैं, जो हर दिन की मुश्किलात हैं, यानी जो बंदो हर दिन जो जुल्म की चक्की में पिसा कर है, कोई किसी दफ्तर में एप्लीकेशन लेकर खड़ो है, जो लोगों रोज़ जुल्म है, इस जुल्म हम लोगों नाल खड़ा रहांगा और दीवार बन के खड़ा रहांगा इंशाल्लाह। कोई बड़ा काम नहीं है लोगों का, कि कोई यह नहीं कहते कि इसको फ्लाईओवर बना दो या कोई हवाई जहाज़ को अडोज बना दो। लोगों का छोटा छोटा जो मसाइल हैं, डे टू डे ज़िंदगी का जो मसाइल हैं, इंशाल्लाह इसमें शाना बिशाना इनके नाल खड़ो रहूँगा और इनको तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, और ये जो ठेकेदारी सिस्टम है इस नाम ख़त्म करांगा। ठेकेदारी सिस्टम के ख़िलाफ़ हमारी आवाज़ है और इंशाल्लाह ये आवाज़ कामयाब रहेगी। आखिर में एक चीज़ और याद आई, जो लोग जब आपके इंतखाबात हो जाएंगे, आपकी जीत होती है या हार होती है, उसमें 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो आपको वोट देते हैं, एक वो जो आपको वोट नहीं देते। तो क्या आप उस रीत को कायम रखेंगे कि जिन्होंने मुझे वोट दिया वो तो मेरे अपने हैं, इनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, और जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है ये मेरे दुश्मन है अगले 5 साल के लिए, अब इनके साथ वही मैं 5 साल तक इनको जो है ना मेरे पास इनके लिए प्रायोरिटी होगी और ना इनको इजाज़त होगी कि मेरे यहाँ आ सकें। आपकी प्रायोरिटी क्या है? मेरी देखिए, जहाँ ये अपनी ज़ुबान में ही है। मेरी जो वोट की बात है, मुझे सभी लोग वोट दे रहे हैं, मुझे हिंदू भी दे रहा है, मुस्लिम भी दे रहा है, और जो पहाड़ी राजपूत लोग हैं वो भी दे रहे हैं, गुजर भी दे रहे हैं, सभी लोग दे रहे हैं, सभी हर एक तो फिरका है, तबका है, वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। होंगे या नहीं? यानी मेरे साथ एक गुलदस्ता है, ठीक, और वही मेरी ताकत है। ठीक। तो ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति है इसमें मैं यकीन नहीं रखता, और ना ही हम ये करेंगे। जो लोग आपको वोट नहीं देंगे वो आपके जानी दुश्मन हो जाएंगे फिर उसके? नहीं, बेसिकली जो मैंने BDC का इलेक्शन कंटेस्ट किया है उसमें जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिए, मैंने कभी उनको रियलाइज़ नहीं होने दिया कि वो अपोजिशन में थे, उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। ठीक, मैंने उनको गले से लगाया है, और आज वो लोग जिन्होंने मुझे वोट नहीं थे दिए वो मेरी कैंपेन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जावेद चौधरी, DDC के इंतखाब में खड़े हुए हैं, DDC के इलेक्शन में खड़े हैं। क्या रजौरी की सियासत में बदलाव आएगा?
क्या आम आदमी को वो इज़्ज़त मिलेगी जिस इज़्ज़त का आम आदमी हकदार है? अक्सर व बेशतर ये होता है कि जब इंतखाबात होते हैं आम आदमी को सर पर बिठा लिया जाता है, और जब वो इलेक्शन ख़त्म हो गया उसके बाद वो आम आदमी याद भी नहीं रहता और कई बार उसको दरवाजे से हकाल दिया जाता है। ये हमारी इस सियासत की सच्चाई है। जावेद चौधरी का ये वादा है कि मैं इस सियासत को बदलूंगा, जो मुझे वोट देंगे वो भी मेरे हैं और जो वोट नहीं देंगे वो भी मेरे हैं। लेकिन जीतने के बाद क्या इन तमाम वादों पर वो खरे उतरेंगे? हमारी नज़र रहेगी और आप तक वो भी ज़रूर पहुँचाएंगे।